नमस्कार साथियों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जैतारण की तरफ से संचालित आज की ई क्लास में मैं नरेंद्र सिंह राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, आपका स्वागत करता हूं। आज की इस ई क्लास में हम इल्तुतमिश की प्रशासनिक व सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पिछली ई क्लास में हमने इल्तुतमिश के जीवन परिचय तथा उसकी सैनिक सफलताओं व साम्राज्य विस्तार के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसके द्वारा किए गए प्रशासन व अन्य क्षेत्रों में योगदान के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की ई क्लास में इल्तुतमिश की प्रशासनिक व सांस्कृतिक उपलब्धियों से संबंधित जिन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी उसमें प्रमुख हैं शासक वर्ग का गठन, एकता व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था, स्थापत्य कला, साहित्य, धार्मिक नीति तथा मूल्यांकन, अर्थात उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है। पहला है शासक वर्ग का गठन। साम्राज्य विस्तार के पश्चात इल्तुतमिश ने निज़ामुद्दीन जुनैदी तथा फ़रूक उल असमी की सहायता से शासन व्यवस्था का पुनर्गठन किया। उसने 40 सरदारों के गुट अर्थात तुर्कान ने चिहालगानी का गठन किया। यद्यपि कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये कहा जाता है कि उस गुट में 40 निर्धारित संख्या नहीं थी, लेकिन बर्नी ने 40 की संख्या का उल्लेख किया है। इल्तुतमिश ने मुइज़्ज़ी अर्थात मोहम्मद गोरी के गुलाम तथा कुतुबी अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम अमीरों के वर्चस्व से छुटकारा पाने के लिए तथा प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नवीन शासक वर्ग का गठन किया। इस शासक वर्ग में दो प्रमुख दल थे, तुर्कदास और ताजिक। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तुर्कदास, ये लोग एशिया के विभिन्न भागों से लाए गए दास थे। ये आपस में एक दूसरे को समान व भाई समझते थे तथा एक ही ख्वाजा दास अर्थात एक ही स्वामी के दास समझे जाते थे। आपको ध्यान रखना है कि इन्हीं तुर्क दासों के वर्ग से इल्तुतमिश ने चालीसा का गठन किया था। यह चालीसा पूरी तरह इल्तुतमिश के नियंत्रण में था तथा सुल्तान के प्रति वफादार था। उसकी नियुक्ति अर्थात चालीसा गुट के सदस्यों की नियुक्ति प्रमुख प्रशासनिक व सैनिक पदों पर होती थी और वे इल्तुतमिश के प्रमुख सलाहकार थे। इन्हीं तुर्क दासों की सहायता से इल्तुतमिश बाकी अन्य तुर्की अधिकारियों पर नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा। दूसरे ताजिक, ये कुलीन वर्ग के गैर विदेशी तुर्क थे। बर्नी के अनुसार चंगेज खां के अत्याचारों से बचने के लिए अनेक प्रसिद्ध शहजादे, अभिजात वर्ग के लोग, मंत्री तथा अन्य विदेशी लोग भारत आए तथा इल्तुतमिश के दरबार में एकत्रित हो गए। हमें ये ध्यान रखना है कि ये लोग स्वतंत्र थे, दास नहीं। ये ध्यान रखेंगे कि तुर्कदास और ताजिक में प्रमुख अंतर यही है कि तुर्कदास जिनसे मुख्य रूप से चालीसा का गठन किया गया था वो दास थे, जबकि ताजिक स्वतंत्र थे और ये विद्वान वर्ग से मुख्यतः संबंध रखते थे। इल्तुतमिश के प्रधानमंत्री रहे निज़ामुल मुल्क जुनैदी तथा इसामी के पूर्वज ताजिक वर्ग में थे। फिर एक दूसरा महत्वपूर्ण इल्तुतमिश का जो आता है वो आता है एकता व्यवस्था। भारत में एकता प्रणाली को शुरू करने का श्रेय इल्तुतमिश को है, लेकिन ध्यान रखेंगे व्यवस्थित रूप से। यद्यपि एकता व्यवस्था भारत में मोहम्मद गोरी द्वारा शुरू की गई थी सर्वप्रथम, लेकिन इस प्रणाली को व्यवस्थित रूप इल्तुतमिश ने दिया था। एकता एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है भूमि, अर्थात
इक्ता इजारेदारी के लिए दिया गया भू राजस्व था जो किसी सैनिक अथवा अमीर को दिया जा सकता था। कहने का मतलब ये है, क्योंकि यहाँ पर प्रारंभ में सुदृढ़ शासन व्यवस्था स्थापित नहीं हो पा रही थी, इसलिए क्षेत्रों पर नियंत्रण करने के लिए इल्तुतमिश ने एक क्षेत्र विशेष का नियंत्रण किसी तुर्क अधिकारी को दे दिया। वह वहाँ से भू राजस्व प्राप्त करता था, अपनी जो खर्च होता था उसमें से वसूली करता था तथा शेष बचे भाग को सुल्तान को दे देता था। बाद में यही इक्ता प्रांतों में परिवर्तित हो गए तथा इक्ता के अधिकारी इक्तादार कहलाते थे। इक्ता प्रणाली की विस्तृत व्याख्या निजामुल मुल्क अबू अली हसन अली तुसी की पुस्तक सियासतनामा में मिलता है। इल्तुतमिश के शासनकाल में मुल्तान से लखनौती अर्थात उत्तर पश्चिम से लेकर पूर्व तक के बीच संपूर्ण सल्तनत बड़े और छोटे भागों में विभाजित हो गई, जिन्हें इक्ता कहा जाता था, जो मुक्ता नामक विशिष्ट अधिकारी के प्रशासन के अंतर्गत था। इक्ता की दो श्रेणियां होती थी। पहली खालसा के बाहर प्रांतीय स्तर की जो बड़ी होती थी, और दूसरी कुछ गांव के रूप में छोटी इक्ता। इस इक्ता प्रणाली को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य, इल्तुतमिश का प्रमुख उद्देश्य उत्तर भारत की सामंतवादी व्यवस्था का अंत करना तथा केंद्रीय प्रशासन को मजबूत बनाना था। इल्तुतमिश इक्तादारों का समय समय पर स्थानांतरण करता रहता था ताकि केंद्रीय प्रशासन के नियंत्रण में रहें। आपको ध्यान रखना है कि इल्तुतमिश प्रथम तुर्क शासक था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा तथा उसने वहां पर 2000 तुर्क सैनिक नियुक्त कर उसके ऊपर प्रशासनिक व आर्थिक नियंत्रण स्थापित किया। जहाँ तक न्याय व्यवस्था का संबंध है, जैसा कि मध्यकाल में होता था, सुल्तान न्याय का स्रोत होता था, अर्थात सुल्तान के कहे वचन ही एक प्रकार से कानून का रूप धारण करते थे। वही सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था और उसी का निर्णय अंतिम माना जाता था। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि यद्यपि सुल्तान एक निरंकुश और सर्वोच्च व्यक्ति होता था, तथापि जनता में शरीयत के प्रभाव को देखते हुए, उलेमा के प्रभाव को देखते हुए वो उन नियमों का उल्लंघन करने का प्रयास नहीं करता था। सुल्तान के पश्चात सर्वोच्च जो न्यायिक अधिकारी होता था वो होता था काजी उल कुजात। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर हिंदू सरदारों को भी अपने क्षेत्र पर राज्य करने का अधिकार दिया गया था। इल्तुतमिश ने न्याय का समुचित प्रबंध करने के लिए राजधानी तथा अन्य प्रमुख नगरों में 2 अधिकारियों की नियुक्ति की, काजी तथा अमीर दाद। इल्तुतमिश की न्याय व्यवस्था कितनी जनता के लिए समर्पित थी, इसके बारे में हमें इब्न बतूता के कथन से वर्णन मिलता है, जिसमें वो कहता है कि सुल्तान के महल के सम्मुख संगमरमर के 2 सिंह बने हुए थे जिनके गले में घंटियां लटकी हुई थी। पीड़ित व्यक्ति इन घंटियों को बजाता था तथा उसकी फरियाद तत्काल न्याय की व्यवस्था की जाती थी। कहने का मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने की उम्मीद होती थी तो वो सुल्तान के महल के सम्मुख जाकर उन घंटियों को बजा सकता था। लेकिन ध्यान रहे, यह व्यवस्था रात्रि के लिए थी, दिन के लिए नहीं। इसके अलावा सुल्तान के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को लाल वस्त्र का उपयोग करना पड़ता था या उसको धारण करना पड़ता था। लाल वस्त्र उस समय न्याय का प्रतीक माना जाता था। और आपको ध्यान होगा या ध्यान रखेंगे कि रजिया ने भी लाल वस्त्र पहनकर ही जनता से, दिल्ली की जनता से रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासन से हटाने की प्रार्थना की थी। इल्तुतमिश का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान, जिसमें से अमूमन प्रश्न पूछा जाता है और विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी है, वो है उसकी मुद्रा व्यवस्था। ये याद रखेंगे, अक्सर इसमें से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। इल्तुतमिश एक महान मुद्रा विशेषज्ञ था और उसका मुद्रा प्रणाली में सर्वाधिक योगदान है।
इल्तुतमिश से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्यात्मक प्रश्न हैं उसको आप याद रखेंगे कि वह पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी भाषा के सिक्के चलाए और उन पर खलीफा का नाम अंकित कराया। ऐसा उसने खलीफा से सम्मान प्राप्त करने के पश्चात करवाया था जब उसको खलीफा से उसके पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी थी। इसके बाद दो महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखोगे कि इल्तुतमिश ने दो नए सिक्के प्रचलित किए, एक टका और दूसरा होता था जीतल। टका चांदी का होता था जबकि जीतल तांबे का होता था। सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने ही चांदी का सिक्का प्रचलित किया अर्थात टका, जिसका वजन कई बार पूछा जाता है 175 ग्रेन होता था। इसके अलावा इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसके सिक्के पश्चिम देशों के सिक्कों के समान थे। इस प्रकार मुद्रा व्यवस्था से संबंधित जो ये प्रश्न हैं इनके बारे में आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि उसने किन सिक्कों का प्रचलन किया था, विशेष रूप से चांदी का टका और तांबे का जीतल। सैनिक व्यवस्था और राजवंशीय राजतंत्र की स्थापना। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम शाही सेना के गठन का विचार प्रस्तुत किया था। यद्यपि आपको ध्यान रखना है कि उसने स्थायी सेना का निर्माण प्रारंभ भी किया था किंतु उसमें पूर्ण रूप से वो सफल नहीं हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के समय यह व्यवस्था अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंची थी। इल्तुतमिश ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया तथा उसे भारतीय दरबार के अनुकूल समन्वित कर ईरानी राजदरबार के रीति रिवाजों और उसके व्यवहारों को प्रारंभ किया। अब उस समय ईरान इस्लामिक सभ्यता एक प्रमुख केंद्र था, उसकी बहुत प्रतिष्ठा थी, इसलिए भारत में कई जो तुर्क शासक हुए हैं दिल्ली सल्तनत के, वो इससे बहुत प्रभावित होते थे। इल्तुतमिश ने फारसी राजतंत्रीय व्यवस्था से संबंधित ग्रंथ अदाबुस सलातीन और मुआसिस सलातीन को अपने पुत्रों के लिए बगदाद से भी मंगवाया था। आप इन दो ग्रंथों का नाम याद रख सकते हैं कि उसने अपने पुत्रों के लिए कौन से दो ग्रंथ मंगवाए थे। स्थापत्य कला में इल्तुतमिश ने 1131-32 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। आपको ध्यान होगा पिछली ही क्लास में भी हमने ये डिस्कस किया था कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य मूलतः कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कराया था और इल्तुतमिश ने इसे पूर्ण करवाया था। ये ध्यान रखेंगे कि पूर्ण का मतलब ये नहीं है कि इसके पश्चात इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। बाद में इसकी एक मंजिल नष्ट हो गई, फिरोज शाह के समय भी इसका पुनर्निर्माण कराया गया और बाद में चलता रहा। कहने का मतलब एक प्रकार से उसको ढांचे को पूर्ण रूप दिया इल्तुतमिश ने, जिसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने नागौर में अतारकिन शाह के प्रसिद्ध दरवाजे का निर्माण करवाया। उसने ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, याद भी रखेंगे कि अपने सबसे प्रिय और योग्य पुत्र नासरुद्दीन महमूद की कब्र पर 1231 ईस्वी में सुल्तानगढ़ी नामक मकबरा बनाया, जिसे भारत का प्रथम मकबरा भी कहा जाता है। इसके अलावा उसने बदायूं में हौजे शमसी अर्थात तालाब और शमसी ईदगाह का निर्माण भी करवाया था। साहित्य। इल्तुतमिश के शासनकाल की एक ये विशेषता भी है कि जहाँ उसने साहित्यकारों को संरक्षण दिया, वहीं उसने शिक्षा के प्रसार में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। उसके समकालीन विद्वानों में मिनहाज उस सिराज तथा मलिक ताजुद्दीन को उसका संरक्षण प्राप्त था। इल्तुतमिश ने जनता में शिक्षा का प्रसार करने के लिए मदरसों का निर्माण करवाया। उसने सर्वप्रथम दिल्ली में एक मदरसे का निर्माण करवाया, जिसका नामकरण उसने अपने स्वामी मोहम्मद गोरी के नाम पर मदरसा-ए-मुअज्जी रखा। इसी के नाम पर उसने बदायूं में भी एक मदरसे की स्थापना की। उसने नादरिसी मदरसे की स्थापना की, जिसका नामकरण उसने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद के नाम पर किया।
इल्तुतमिश एक महान विजेता होने के साथ साथ कला और संस्कृति का पोषक भी था। उसके समय में दिल्ली एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरा, जहां पर मध्य एशिया से, विशेष रूप से मंगोलों के आक्रमण से प्रताड़ित और भय के कारण अनेक कलाकार, शिल्पकार और विद्वानों को आश्रय मिला। इसलिए उस समय दिल्ली को, ये आपको याद रखना है, हजराते दिल्ली अर्थात विद्वानों की दिल्ली कहा जाता था। और इल्तुतमिश ने एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन किया कि उसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। आपको ध्यान रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है, उसकी राजधानी लाहौर थी, लेकिन दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश की राजधानी दिल्ली थी। धार्मिक नीति। तत्कालीन विद्वान मिन्हाजुद्दीन सिराज ने उसकी धार्मिक नीति की प्रशंसा की है और कहा है कि उसके समान धर्मपरायण, दयालु और विद्वानों का सम्मान करने वाला कोई दूसरा शासक नहीं हुआ। इसके अलावा वह सूफी संतों का भी सम्मान करता था, जिनमें शेख बख्तियारुद्दीन काकी, हमीदुद्दीन नागौरी, शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी, शेख बहाउद्दीन ज़कारिया आदि प्रमुख थे। उसने इन सूफी संतों की सहायता से प्रशासनिक फ़ायदा भी उठाया। जैसे शेख बहाउद्दीन ज़कारिया की सहायता से उसने मुल्तान पर विजय प्राप्त की। उसने शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से शमसी तालाब के निर्माण में सहायता दी थी। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि उसकी धार्मिक नीति मुख्य रूप से इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए थी, वो भी सुन्नी के लिए। हिंदुओं के प्रति उसकी नीति निष्पक्ष अथवा एक समान नहीं थी। आपको ध्यान होगा कि मालवा अभियान के समय उसने उज्जैन के महाकाल मंदिर को नष्ट किया था। इस समय सुन्नियों को अधिक सहायता देने के कारण उसके साथी धर्म के लोग अर्थात शिया लोग उससे नाराज हो गए और शियाओं के अंदर भी इस्माइली शियाओं ने एक बार विद्रोह करके मस्जिद के अंदर इल्तुतमिश की हत्या करने का प्रयास किया था, किंतु वो अपने प्रयास में असफल रहे तथा सुल्तान ने उनका दमन कर दिया, अर्थात उनके छोटे से विद्रोह का अंत कर दिया। अब हम इल्तुतमिश के मूल्यांकन के बारे में अध्ययन करते हैं। इल्तुतमिश को ये याद रखना, आपको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और उसके बारे में जो कुछ प्रसिद्ध विद्वानों के कथन हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे के निज़ामी, खलीक अहमद निज़ामी के अनुसार ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी खाका बनाया था, जबकि इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था तथा एक शासक वर्ग प्रदान किया। आर.पी. त्रिपाठी का प्रसिद्ध कथन है कि भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक श्री गणेश उसी से अर्थात इल्तुतमिश से ही होता है। इल्तुतमिश ने ही दिल्ली सल्तनत की सीमाओं का निर्धारण कर उसे सुदृढ़ किया था। उसने ही राजा का पद व राजत्व सिद्धांत की स्थापना की थी। इसी कारण इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। आज की ई क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम बलबन के राजत्व सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।